आ, आदरणीय प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी, विकास जी और तमाम श्रोता बंधु सुधीजन, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर सुभाष जी का व्यक्तिगत तौर पर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का, देश हरियाणा पत्रिका का, कि मुझे यह अवसर दिया उन्होंने बातचीत करने के लिए। आप सब अवगत हैं, फिर भी मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं और यह जरूरी भी है, इस बात को कहना जरूरी है कि प्रोफेसर सुहास जी ने कुरुक्षेत्र से देश हरियाणा पत्रिका को निकालकर, और मुझे जहां तक याद है ठीक ठीक, अब यह पत्रिका 8वें वर्ष में है। यह एक बहुत कठिन काम है, दुरूह काम है। इसके लिए एक बड़ी टीम की जरूरत होती है और जो हमें विरासत मिली है, जो हमारी परंपरा रही है, उसका भी ध्यान रखते हुए, उसमें नया जोड़ते हुए और उसमें जो चीजें छूट गई हैं उनको शामिल करते हुए नए प्रस्थान को लेकर के आगे बढ़ना होता है। यह बहुत मुश्किल काम है, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत यह गंभीर दायित्व है जिसको प्रोफेसर सुभाष जी द्वारा किया जा रहा है। साथियों, इस कड़ी में आपके हाथ में एक अंक रहा होगा देश हरियाणा का। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और जिस पर अभी विकास जी बातचीत कर रहे थे, देश हरियाणा के उस अंक को आप पलट करके देखिएगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं, और मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा कि बातचीत विद्यार्थियों को ही केंद्रित करके करूं, विद्वानों को बताने की स्थिति मेरी नहीं है, मैं विद्यार्थियों को ही केंद्र में रखूंगा। उसमें राम सिंह जाखड़, छोटा सा उनका संस्मरण कह लीजिए, लेख कह लीजिए, या ज्ञान का दो पृष्ठ हैं, वो पढ़िए कि जब यह आजादी प्राप्त की गई तो उसके लिए लोगों ने अपने जीवन में क्या कष्ट सहा, कौन सी कुर्बानियां दी, बेड़ियों का, हथकड़ियों का, खड़ी बेड़ी क्या होती है, और जो अमानवीय जीवन स्थितियां प्रदान की गई, उन सब से लड़ते हुए, कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए इसको अर्जित किया गया। पत्रिका के उस अंक में आप देखेंगे कि कविताओं की एक श्रृंखला है। आधुनिक कविता कैसे गुजरती है, और बल्कि आप कह सके कि अरे समकालीन कविता तक लगभग उस पत्रिका में एक व्यापक दायरा और एक झांकी, और भी सारी कविताओं का आप उल्लेख कर सकते हैं कि इनको शामिल किया जा सकता है, इनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन आप कहें कि एक प्रतिनिधि संकलन के तौर पर अगर आप उसको रखें अपने पास, तो आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 25 वर्षों बाद आप देखेंगे कि यह एक बहुत उपयोगी कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, कि बहुत सारी चीजें जो विस्मृति के कगार पर थी, या हम नहीं जानते थे कि ये किसकी कविता है, गा देते थे, कह देते थे, लेकिन हमारी स्मृति में, या हम नहीं जानते थे कि किसकी है, तो प्रामाणिकता के साथ उन तथ्यों को सामने रखा गया है। इसलिए आप उस अंक से जरूर गुजरें, उसको पलट करके देखें, बहुत सारी उपयोगी बातें आपको मिलेंगी और आपके जहन में एक पूरा दौर, इतिहास, कविता भी इतिहास हो सकती है, मिलेगा। बात दो चीजों पर करनी है। पहली बात है कि आप आधुनिक कविता जब कहते हैं तो कि आधुनिकता क्या है, और दूसरी बात यह है कि स्वाधीनता आंदोलन से उसका क्या नाता है। जब हमारे, है ना, स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, आजादी के लिए जब हम संघर्ष कर रहे थे, तो इसका क्या नाता बनता है उससे। तो आधुनिकता को लेकर के साहित्य, समाजशास्त्र वाले उस पर एकदम विस्तार से बातचीत करेंगे कि नगरीकरण हो, है ना, उद्योग हो, यांत्रिकता हो। साहित्य के विद्यार्थी के तौर पर आप 3 बातों को याद रखिएगा कि जब आप कहेंगे तो आप कहीं भी किसी से भी इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि आप
किसे आधुनिक कहेंगे या आधुनिकता की परिभाषा क्या होगी? तो कहिए कि भाववाद की जगह पर वस्तुवाद या बौद्धिकता, धर्म की जगह पर विज्ञान और ईश्वर की जगह पर मनुष्य। तीन बुनियादी बातें। अगर जिसके भीतर तार्किकता हो, बौद्धिकता हो, वह जो मनुष्य की बात करता हो, और जो है ना वैज्ञानिक चेतना से संपन्न हो, उसे आप आधुनिक कहेंगे। यह बात गांठ बांध करके रख लीजिए, तब आप आधुनिक हैं। अब समाजशास्त्र के लोग इसमें और भी जोड़ सकते हैं कि यह भी चीज होती है, यह भी चीज होती है, लेकिन हम साहित्य वालों का काम इतने से चल जाता है और बहुत ठीक ढंग से चलता है। अब अगली बात पर मैं आता हूं कि जब भारत का स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ तो हम मानते हैं कि हमारे भीतर एक चेतना शुरू होने लगी, या हमने यह महसूस करना शुरू किया जब प्लासी के युद्ध के बाद, है ना, और छुटपुट विद्रोह होते रहे। लेकिन किसी भी समाज, देश और मनुष्य के भीतर स्वाधीनता की भावना तभी जग सकती है जब सबसे पहले उसे यह बोध हो कि वह पराधीन है। और 1857 पराधीनता बोध के विरुद्ध, या पराधीनता बोध से कहिए, वह बोध हमें हुआ और तब हमने गुलामी के विरुद्ध एक संघर्ष शुरू किया। वह चेतना जागृत हुई और उसके पीछे तमाम आधुनिक कारण थे। वो सारे कारक, सारे तत्व इकट्ठे हो गए। और आपको सुखद आश्चर्य होगा कि भारत में जो क्रांति घटित हो रही थी, इस क्रांति को घटित होते हुए इंग्लैंड का एक मजदूर नेता देख रहा था। अर्नेस्ट जोन्स नाम था उसका। और भारत पर उसने जब कविता लिखी तो उसने उसका शीर्षक दिया द न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। 1851 में वह कविता प्रकाशित हुई उसकी। काल कोठरी में बंद था, उसने धर्म ग्रंथ के पन्नों पर बाद में बताया कि खून से लिखी हुई कविता थी उसकी। जैसे हम जूलियस फ्यूचिक की आत्मकथा पढ़ते हैं ना, फांसी के तख्ते से, बिल्कुल वैसी ही। और उसमें भारत की सेना जो है ब्रिटिश फौज को खदेड़ रही है, ऐसी वह कल्पना करता है। उस कविता की जब भूमिका लिखता है वह, तो एक बहुत मार्मिक वाक्य उसने लिखा है। अंग्रेजी राज के बारे में हम बहुत कथन कहते हैं या जानते हैं या सुनते हैं कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। अंग्रेजों का, उनका साम्राज्य की कहीं ना कहीं किसी कोने में प्रकाश रहता था। उसने बहुत मजेदार वाक्य लिखा है, अंग्रेजी में मैं पढ़ करके सुनाता हूं। On its colonies, the sun never sets, but the blood never dries. कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है, उतना ही सच है कि जहां भी उनका साम्राज्य है उस धरती पर खून नहीं सूखता। यानी जो जघन्यता थी, जो बर्बरता थी, उसके विरुद्ध 1857 की क्रांति खड़ी हो गई। अब उसका प्रभाव क्या हुआ 1857 की क्रांति का? तो देखिए, जब आप कहते हैं कि नवजागरण की बात करते हैं या राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, तो स्वाधीनता संग्राम अगर सिर्फ यह मान लिया जाए कि वह सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक चेतना थी, तो अन्याय होगा। हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, यह बिल्कुल सही बात है, और चूंकि एक बड़ा शत्रु हमारे सामने था, तो हम एक साथ एक जगह होकर के लड़ रहे थे। लेकिन उसके साथ सामाजिक चेतना का जो प्रादुर्भाव हुआ, जो उदय हुआ, वह उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिना सामाजिक जागृति के, सामाजिक जागरण के, सामाजिक मुक्ति के, जिसे मैं जागरण कह रहा हूं, दरअसल आप उसे मुक्ति समझें, कि बिना उस मुक्ति के आप कहीं भी किसी भी तरह के, है ना, स्वतंत्रता की कामना नहीं कर सकते। दोनों राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर यह लड़ाई चल रही थी, जिसे नामवर सिंह ने पहचाना है और छायावाद में परिभाषित करते हुए छायावाद को उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। छायावाद
उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक तरफ तो क्या चाहता है, विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है, और दूसरी तरफ सामंती रूढ़ियों से, दोनों से वह मुक्ति चाहता है। और यह दोनों मुक्ति 1857 में एक साथ चल रही थी। उसके पीछे का कारण क्या था? तो आप देखेंगे कि हमारी जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है ना किसी भी देश में, तो अमूमन उसके बारे में तमाम नकारात्मक बातें की जाती हैं, लेकिन उसके भीतर इतनी अच्छाइयां होती हैं कि उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं रह जाता। आप देखेंगे कि जब कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो जो सामाजिक वैमनस्यता होती है, कुरीतियां होती हैं, ये सब ध्वस्त हो जाती हैं। 1857 ने भी बहुत सारी कुरीतियों को ध्वस्त किया और एक जिसे कहते हैं ना नेशनहुड, राष्ट्रीयता की भावना 1857 ने कहते हैं कि एक कील गाड़ दी, एक खूंटा गाड़ दिया। 1857, इसीलिए रामविलास जी ने कहा है कि 1857 हिंदी नवजागरण की धुरी है, केंद्र बिंदु कहा है उन्होंने। इसीलिए तो जब एक चेतना बनने लगी तो आप देखेंगे कि तब विरोध के स्वर मुखर होने लगे। तब जो है भारत माता बन गई, भारत देश बन गया। और तब पयामे आजादी, आप उसी जिस पत्रिका का मैं जिक्र कर रहा था उसमें पढ़िएगा, है ना, अजीमुल्ला खान को, है ना, क्या क्या बातें होती हैं, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता, सिख ईसाई एकता, सबकी एकता की बात करता है अजीमुल्ला खान। और अजीमुल्ला खान कोई बहुत बड़े रईस नहीं थे, उनके पिताजी राज मिस्त्री थे, उसमें हवाला है। और उनको छत से धक्का दे करके अंग्रेजी अधिकारियों ने मार दिया था। अंग्रेजी अधिकारियों ने पढ़ लिख करके आए, क्या लिखा है आप कल्पना करिए कि 1857 में यह गीत जब लोकप्रिय हुआ होगा तो कौन सी भावना आई। तो अर्नेस्ट जोन्स जिस कवि की बात मैं कर रहा था, उस कविता को आप इंटरनेट पर ढूंढिए और देखिए कि उसमें वह बताता है कि, है ना, जो चाटुकार हैं, जो जज हैं भ्रष्ट, वो सब भाग रहे हैं और भारतीयों को यह पता चल गया है कि उनका एक फादरलैंड है, उनकी एक अपनी जमीन है। 1857 से पहले वह कह रहा है। इस पर ध्यान केंद्रित करिए आप। महत्वपूर्ण क्या है कि इंग्लैंड का मजदूर नेता भारत की आजादी पर टिप्पणी करते हुए, बातचीत रखते हुए क्या जिक्र करता है कि भाई वहां की फौज खदेड़ रही है, फौज खदेड़ रही है ब्रिटिश फौज को, तमाम ये जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी और जो गए हैं वहां से भाग रहे हैं। और सबसे अंत में वह लिखता है कि उनको क्या है, एंड हिंदुस्तान इज फ्री, और भारत स्वतंत्र है। अब अजीमुल्ला खान के उस गीत से इसको मिला लीजिए। दुनिया का कोई भी अगर आधुनिक व्यक्ति है जो कि लोगों की मुक्ति में विश्वास रखता है, कोई ऐसा व्यक्ति आधुनिक नहीं हो सकता जो सबकी मुक्ति में विश्वास न रखता, तब उसकी आधुनिकता पर आप बारंबार संदेह करें, उस व्यवस्था पर, उस विचारधारा पर, उस चिंतन प्रणाली पर संदेह करिए जो सबकी मुक्ति की बात नहीं करती, सबको मुक्त नहीं रखना चाहती। तब जो पयामे आजादी शीर्षक तराना है, जो गीत है, जब यह समूह में जैसे आप गाते हैं आज जनगण मन अधिनायक जय है, और आपके भीतर जो भावना आती है लड़ाई के दिनों में, आप इस भावना की कल्पना करिए, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा। मैं बीच में कुछ पंक्तियां आप चाहें पढ़ लीजिएगा, मैं बीच बीच से पढ़ रहा हूं जो महत्वपूर्ण है और जिन पर बातचीत करनी है। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, कितना कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा, करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन पुकारा, तोड़ गुलामी की जंजीरें बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा,
भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। अब यह है, एक एक कुशल संगठनकर्ता थे, कार्यकर्ता थे, और उनकी बड़ी भूमिका थी 1857 में अजीमुल्ला खान की। और झंडे की बात हो रही है, आजादी की बात हो रही है, हिंदुस्तान पर अधिकार की बात हो रही है, और देख लीजिए कौमी एकता जिसे कहते हैं, सामाजिक भाईचारे की बात जो मैं पहले कह रहा था, वो उभर करके आती है। मैंने अब तक किसी कवि का नाम इसलिए नहीं लिया है कि मैं यह बताना चाहता हूं कि कैसे जब बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं तो साहित्य को भी उसका साथ देना पड़ता है। शुक्ल जी ने कहा ना कि जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यानी जो चित्त वृत्तियां जनता में आई और चली गई, वो नहीं, साहित्य क्या है, चित्त वृत्तियों का, यानी हमारे भीतर जो वृत्तियां हैं संचित हैं, आई और चली गई नहीं, तो संचित है ना, संचित प्रतिबिंब है यह हमारे भीतर, यह बात अब बैठ गई है। और तब भारतेंदु के यहां आइए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब पे भारी, पै धन विदेश चली जाए है अति ख्वारी। भारत दुर्दशा शीर्षक नाटक, है ना, अंधेर नगरी शीर्षक नाटक। और तब जब धीरे धीरे एक्टिविज्म बढ़ता है, कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, तो उसी समय भारतेंदु युग के एक लेखक को दिखाई पड़ता है भारत सौभाग्य। कैसे? यह एक रोचक बात है। तो देखिएगा कि कैसे क्रम मिलता है विकास में, राजनीति और साहित्य एक साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। दोनों ने एकता स्थापित कर ली है। समय का अंतराल बहुत नहीं है, 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है, 57 में ये चीजें घटित होती हैं, और उनका उसी कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में ही भारतेंदु युग की चेतना का विकास होता है। और तब वो सामाजिक जागरण के प्रति जाते हैं, भारतेंदु हो, बालकृष्ण भट्ट हो, और उस सामाजिक जागरण यानी दूसरी क्रांति भी साथ साथ चलती है, जो साहित्य का मुख्य धर्म है, वह धर्म शुरू हो जाता है साहित्य का। और तब कविता के साथ साथ एक परिभाषा भी साहित्य की अपने जहन में बिठा लीजिए। जब बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, क्यों कहा? तो फिर जोड़िए इसको साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, जब शुक्ल जी ने लिखा है कि वाग धारा बंधी हुई नालियों में प्रवाहित हो रही थी, यानी रीति काल में सामाजिक जागरण नहीं था। साहित्य का पहला उत्तरदायित्व है कि वह प्रतिरोधी हो। प्रतिरोधी होने का मतलब मैं विरोधी नहीं कह रहा हूं, विपक्षी नहीं कह रहा हूं, प्रतिरोधी कह रहा हूं। प्रतिरोध का मतलब उसमें सर्जना हो। सर्जना कैसे होगी? तो प्रतिरोध का आशय यह होता है कि जो भी स्थिति है, जड़ स्थिति है, उसके विरुद्ध यानी और भी अच्छी बेहतर जीवन स्थिति की जो कामना है, मुक्ति की कामना है, वह प्रतिरोध है। और इस मामले में और इस नाते वह सर्जनात्मक भी है। यह सर्जना शक्ति जब आती है ना, तो जनसमूह के हृदय का विकास होता है। यानी जब हृदय का विकास होता है तो फिर आप आ जाइए द्विवेदी युग पर, और तब देखेंगे कि कैसे विकास होता है। तो उन्होंने कहा कि जब हृदय का विकास हो गया तो उसमें भाई कुछ रखने के लिए भी चाहिए। तो क्या चाहिए? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। फिर उसमें ज्ञान इकट्ठा किया। दूसरा सामाजिक जागरण, कदम दर कदम चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब कहेंगे कि फिर मैं भारतेंदु युग पर थोड़ा आगे पीछे करूंगा, तो थोड़ा सा क्रम बिठा लीजिएगा आप। तो भारतेंदु युग में जाइए, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा मुल्क हजम कर जाता, है ना। और बातन में तेज जो है वो क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी पर उस समय कैसी स्थिति है, उन टिप्पणियों को देखिए, कवियों ने क्या लिखा है। भारतेंदु युग के कवि कहते हैं, जय जय भारत भूमि भवानी, जाकी सुजस पताका जग के दसों दिशि फहरानी, सब सुख सामग्री पूरित ऋतु सकल समान सुहानी। और आगे क्रमशः आगे बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें दुर्दशा ज्यादा दिखाई दे रही है कविता में, ज्यादा दुर्दशा। फिर दुर्दशा का चित्रण कि भाई हमारी सुजस पताका तो फहरा रही है,
लेकिन उसी अनुपात में हमारी दुर्दशा भी होती है। आगे जाएंगे, कविता थोड़ी आसान होती है। हाँ, एक और बात जोड़ दूं कि जो 1857 के नायक थे, तो मुख्य धारा का साहित्य जो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है, उसी के समानांतर एक विपुल सामग्री हमारे पास है, बड़ी सामग्री हमारे पास है, और वह है हमारे 1857 के लोक नायकों पर रची हुई सामग्री। लोक के कंठ में, दुनिया का प्रत्येक कवि चाहता है कि वह जनता के कंठ में स्थान पा जाए, उसकी जबान पर चढ़ जाए। हर कवि की, हर युग के साहित्य की, साहित्यकार की और साहित्य की कामना होती है कि जनता उसे अपने कंठ में बिठा ले। अनपढ़ जनता, अशिक्षित जनता ने, चले जाइए आप, मैं जिस प्रदेश का हूं मैं उल्लेख कर रहा हूं, मैं भोजपुरी भाषी हूं मूलतः। वीर कुंवर सिंह एक नायक थे। कुंवर सिंह पर इतने गीत हैं और आज भी गाए जाते हैं। आपके यहां भी देखेंगे कि तमाम 1857 के को लेकर के ऐसे लोकगीत मिलेंगे, रागिनियां मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि जनता ने इसे कैसे अर्जित किया है, अपनी स्मृतियों में कैसे संजोया है, बचाया है। वह अभी उन सभी सामग्रियों का संकलन और उस पर खोज हिंदी के लोगों का बड़ा दायित्व है। यह ऋण है सेनानियों का हमारे ऊपर, और हम उसे सामने ले आए ताकि हम उऋण हो सकें। उऋण क्या होंगे, हम उसमें कुछ जोड़ सकें, यह कहना ठीक रहेगा। जब द्विवेदी युग में आते हैं तो लोक कविता, लोक जो कंठ था, तो लोक की समझ के साथ कविता ने अपना तालमेल बिठा लिया। और आप देखेंगे कि द्विवेदी युग की कविता पर यह आरोप लगता है कि वह इतिवृत्तात्मक है ना, वह स्थूल कविता है, भोथरी कविता है। नहीं, बहुत आसान लगेगी आपको वह कविता, साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के मानकों पर खरी न उतरती हो, लेकिन जिस दौर में वह कविता लिखी गई उसका अपना एक विशेष महत्व है। आपको लगेगा कि क्या है इसमें, आज कोई कविता पढ़े कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुकबंदी जैसी लगेगी आपको। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप कभी समूह में इस कविता को गाइएगा। जब आप समूह में इस कविता का गायन करेंगे, जब आंदोलन के लिए कोई टोली निकलती है, लोग निकलते हैं, और यह जब कविता गाई जाएगी, तो इसका जो प्रभाव होगा वह तब समझ में आएगा, समूह में समझ में आएगा। जैसे नाटक होते हैं ना, तो नाटक पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन नाटक के साथ जब मंच मिल जाता है तो पूरा नाटक स्पष्ट हो जाता है, पूरा नाटक स्पष्ट हो जाता है। ऐसे पढ़ेंगे आप लिखा हुआ नाटक तो आपको अधूरा लगेगा, लेकिन जब रंगमंच से मिल जाता है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब यह कविता समूह में गाई जाती है, क्या है कविता में, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, कितनी सामान्य सी कविता है यह, लेकिन समूह गायन होता है जब उसका, तब प्रभाव पता चलता है कि इस कविता का क्या महत्व है। किसी को भी आप जाइए, न रहो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ है ना, उसमें क्या है, कुछ नहीं है। कला के तौर पर आप देखेंगे तो एक ही बात की, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, सौंदर्य शास्त्र मत ढूंढिए, इस कविता में सामूहिकता ढूंढिए। यह कविता सौंदर्य शास्त्र के मानकों पर, साहित्य के जो कलात्मक मूल्य हैं उन पर हो सकता है थोड़ी कमतर हो, लेकिन सामूहिकता के स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन की यह कविता बहुत सारी कविताओं से श्रेष्ठ है, और ऐसी तमाम कविताएं हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं, वो है ना। और उसके बाद देखेंगे कि क्रमशः फिर जब आप छायावाद में आएंगे तो छायावाद में कुछ दूसरे ढंग की कविताएं मिलेंगी आपको। राष्ट्रीयतावादी काव्य आंदोलन में आएंगे तो थोड़ा दूसरे ढंग का निखार दिखता है। द्विवेदी युग के ठीक बाद इसी काव्य धारा की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। 1857 को किस ढंग से याद किया है, संभवतः भारतेंदु युग के लेखकों ने नहीं याद किया है, और उनकी हो सकता है कुछ तमाम सीमाएं रही हों, उनकी सीमा हो सकती है, लेकिन बाद के लोगों ने कैसे याद किया 1857 को। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बीच की पंक्तियां पढ़िए, तब लगेगा कि कैसे एक स्त्री छवि का निर्माण हो रहा है। एक बार एक किस्सा बीच में वाकया सर की अनुमति से बता रहा हूं कि
विश्व जो है ना वो फिल्म का जो है वो प्रदर्शन हो रहा था और उसमें चीन का महान क्रांतिकारी माओ से तुंग आया हुआ था। तो वहां कहा गया कि एक जो है ना एक छोटी सी फिल्म है जो कि वहां की एक नायिका है उस पर दिखाई जाएगी। तो इन्हीं झांसी की रानी पर वो फिल्म थी। तो वो उद्घाटन करके जाना था माओ को। तो माओ रुक गए उसमें और रुक करके उस फिल्म को देखने लगे, तो बैठे ही रह गए। और देखने के बाद कहा कि मुझे आश्चर्य होता है कि यह देश 300-350 वर्षों तक 400 वर्षों तक गुलाम कैसे रहा, जहां की स्त्रियां इस तरह की हों। सुभद्रा कुमारी चौहान की वह कविता आप लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाने जाएंगे कोई भी, तो आप उसे छोड़ करके नहीं जा सकते, उसके साथ जाना पड़ेगा। वह ऐसी कविता है ना। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। जब पढ़ते हैं ना तो वो अनुगूंज, वह प्रभाव एकदम आकर के जैसे कहते हैं कि है ना आपके 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 भीतर हृदय और मस्तिष्क दोनों पर जैसे कोई 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 है ना ध्वनि टकरा रही हो, और वह ध्वनि इतिहास की एक स्मृति के तौर पर, इतिहास अपने आप में एक स्मृति है, तो वह स्मृति पूरी तरह से उसके सारे पर्दे सारे पन्ने खुल जाते हैं। उस कविता का यह प्रभाव है। छायावाद में आ जाइए, जिसे कहा ही जाता है कि यह राष्ट्रीय जागरण है। तो उस राष्ट्रीय जागरण में क्या हुआ, आप लोग विद्यार्थी हैं ज्यादातर लोग, किसी को प्रसाद जी की कविता याद है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से? जी सर याद है। अच्छा अच्छा पढ़िए। हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा ठीक है, समुज्ज्वला शुक्रिया स्वतंत्रता पुकार। शुक्रिया। तो देखिए कविता के साथ कहते हैं ना कि कविता की भी मुक्ति होती है। छंदों के बंधन से मुक्त हुई, लेकिन यह कविता छंद में है। और आप, मैंने कहा ना विद्यार्थियों से ही मैं बातचीत करूंगा, तो उस कविता में एक छंद है पंचचामर छंद। कहते हैं कि कालिदास ने भी कोशिश की उस छंद को साधने की, लेकिन कालिदास से भी यह छंद सधा नहीं। तो पंचचामर छंद में यह कविता है और उसका पाठ करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि आजादी के दौरान जो या आजादी के लिए जो लिखी गई कविताएं हैं ना, उनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचचामर छंद है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्य पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। जानते हैं आप लोग, इसी छंद में शिवतांडव लिखा गया है। शिवतांडव जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिका। कहते हैं कि रावण ने लिखा था, कहते हैं, पता नहीं इसका प्रमाण तो नहीं है। दोनों छंदों को मिला दीजिए, अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो छंदों को मिला दीजिए। तो जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, एकदम एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसी ही एक कविता शमशेर की है, मुक्त छंद में कविता है, यह शाम है, लेकिन पंचचामर छंद में है वह दरअसल। ये शाम है ग्वालियर के मजूर की, है ना, चमक उठी दरातियां लहू है कि ये आग है, वो उस कविता को पढ़िएगा। ऐसे ही मुक्तिबोध की एक कविता पढ़िएगा। मुक्तिबोध की कविता है, मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, है ना। तो आपको उसमें भी एक विकास क्रम दिखाई देगा। लेकिन आजादी की जो कविताएं हैं कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, ये दोनों कविताएं पत्रिका में छपी हैं। और एक दूसरी कविता अरुण यह मधुमय देश हमारा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कविताओं को लेकर के तमाम भ्रांतियां हैं। मैं एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करूंगा आपसे, और कविता को लेकर के यह बार बार, है ना, कि
आलोचकों ने क्या कहा है इस पर कम विश्वास करिएगा, खुद उस कविता से गुजरेंगे जब आप और उसको पूर्णता में जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि यह कविता तो दूसरे ढंग की है। प्रसाद जी की एक कविता पर पलायनवाद का आरोप लगा था। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाव धीरे धीरे, जिस निर्जन सागर में लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी। मेरी एक सहपाठी थी, शास्त्रीय संगीत में दीक्षित थी, और जब उन्होंने इसको गाया, उन्हीं के कंठ से पहली बार मैंने सुना, अनुराधा नाम था उनका, गाते हुए सुना, तो इस कविता के बारे में एक कहते हैं ना कि उससे एक नया अर्थ ही मुझे मिला। एक जो है ना नया नया अर्थ मिला कविता से कि नहीं ये पलायन की कविता नहीं है, यह पलायन की कविता नहीं है, यह तो बौद्धिक श्रम से इस पर आरोपित किया हुआ है पलायनवाद। कुछ लोगों ने बौद्धिक श्रम किया और इस कविता पर पलायनवाद को है ना का आरोप जड़ दिया, जबकि यह पलायन की कविता नहीं है। राष्ट्रीय चेतना की व्यापकता का ही प्रभाव था कि कविता में क्रमशः देखेंगे कि बारीकी, कलात्मक बारीकी, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से इसमें कला आ गई, छंद उतर गया, भाषा परिनिष्ठित हो गई इस कविता की। लेकिन स्वाधीनता की चेतना गहनतर होती जा रही थी, तो कला भी गहन हो रही थी उसको प्रकट करने के लिए, और चूंकि संग्राम छोटे छोटे स्तरों पर भी शुरू हो गया। 1857 वाली जो परंपरा थी ना, आप इतिहास पढ़ेंगे तो ज्यादातर इतिहासकारों की पुस्तकों के साथ दिक्कत यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुख्य धाराओं को या मुख्य लड़ाइयों को आधार बना करके और क्या किया है, इतिहास के लेखन का काम किया है। अगर आपको भारतीय स्वाधीनता संग्राम को ठीक से जानना हो तो वह एक धारा से नहीं जाना जा सकता। इतने छोटे छोटे नायक थे स्थानीय स्तर पर इस आजादी की लड़ाई में कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और उनका महत्व किसी से भी कम नहीं था। मैं कह रहा हूं तमाम बड़े नायकों के प्रति आदर रखते हुए, उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए, उनके प्रति है ना उनका महत्व जानते हुए मैं कह रहा हूं कि उनके बारे में कोई बहुत दर्ज नहीं है। इस संबंध में आप रामविलास शर्मा की एक पुस्तक पढ़िएगा, स्वाधीनता संग्राम बदलते परिप्रेक्ष्य। और जो कवि आ रहे थे, जो कविताएं आ रही थी, और बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं कि जैसे आप सुन लेते हैं ना और दूसरे का उद्धृत कर देते हैं कि ये कविता किसी दूसरे की है, वो दरअसल स्थानीय नेताओं, स्थानीय नायकों के प्रभाव में लिखी गई कविताएं हैं। ऐसी ढेरों कविताएं हैं जो राष्ट्रीय नेताओं के प्रभाव में नहीं लिखी गई हैं, स्थानीय नेताओं के, स्थानीय योद्धा जो थे, नायक थे, छोटे छोटी जगहों पर जो लड़ रहे थे, और उसको मिला करके एक बृहद चेतना बन रही थी स्वाधीनता की, उनको लेकर के लिखी गई हैं। वो कविता पढ़ते हैं ना, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। जरा गुंडाधुर के बारे में आप जानकारी लीजिएगा, आदिवासी नायक गुंडाधुर, तो पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में उनका क्या प्रभाव है, उनका क्या महत्व है। और पूरा प्रगीत काव्य, जो प्रगीत की परंपरा है, वह कैसे छत्तीसगढ़ से चल रही थी। छायावाद में एक परंपरा जो प्रगीत की चली ना, लोचन प्रसाद पांडे, वो छत्तीसगढ़ के थे। छत्तीसगढ़ से वह परंपरा कैसे चल पड़ी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी के ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। ऐसे ही है ना, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ऐसे क्रमशः विकास करते 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 हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, और फिर आ जाइए है ना बार बार नवजागरण का वह प्रभाव, 1857 का प्रभाव है ना। तब आप निराला को पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, वो कहते हैं वरदे वीणा वादिनी वरदे। आपको लगेगा कि यह कविता जो है ना वो सरस्वती वंदना है, नहीं, सरस्वती वंदना अभिधा में है, लक्षणा में यह कविता स्वाधीनता आंदोलन की है।
नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव। क्या चाहिए? सब कुछ नया चाहिए। नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव। क्या मांगते हैं? प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे। प्रिय स्वतंत्र रहो, कैसी रवानी चाहिए? स्वतंत्रता की। कलात्मक ऊंचाई भी है, स्वाधीनता आंदोलन भी है। और तब महाकाव्यात्मक आती है, एक महाकाव्यात्मक कविता। अच्छा, निराला के संबंध में एक और बात जोड़ दूं। निराला ने, जब उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो जीवनी से जब गुजरेंगे तो निराला ने, टुकड़े टुकड़े में मैं बातें कर रहा हूं, तो निराला की जीवनी से गुजरेंगे तो देखेंगे कि अनेक नामों से वो कविताएं लिखते हैं। कभी वो सूरज कुमार त्रिपाठी, कभी सूर्यकांत त्रिपाठी, है ना, कभी सूरज कुमार त्रिपाठी नाम से कुछ एक कविताएं मिल जाएंगी आरंभिक दिनों की उनकी। लेकिन जो पहली कविता उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से लिखी, उसकी पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको। चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू, झटक पटक झंझट माने। सीधा स्पष्ट बिल्कुल। चूम चरण मत चोरों के तू, गले लिपट मत गोरों के तू, झटक पटक झंझट माने। यहां से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रवेश होता है कविता में। और आ जाइए उस कविता पर, राम की शक्ति पूजा पर। कविता कलात्मक हो गई है, लेकिन अपने मुख्य अर्थ में, अपने मुख्य भाव में स्वाधीनता आंदोलन को अभिव्यक्त करने वाली बहुअर्थी कविता है। अनेक अर्थ उस कविता में है। आपको लगेगा कि राम और रावण का युद्ध है, आरंभिक पंक्तियां हैं, दरअसल है ना, वो 18 शुरू की जो आरंभिक पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा की, उनमें एक संघर्ष दिखाई देता है, युद्ध की स्थिति है, युद्ध का वर्णन है। और उसको पढ़िए तो आपको युद्ध की प्रतीति भी होगी। उसका पाठ कुछ इस प्रकार है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। यहां भारतीयों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की स्थिति पर भारत स्वाधीन नहीं हुआ है, स्वाधीनता की राह में है। राम और रावण का जो संघर्ष है ना, मिथकों का उपयोग करते हैं ना कवि, उन मिथकों के माध्यम से, कि रह गया राम रावण का अपराजेय समर। अपराजेय युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, अनिर्णित युद्ध है। आज का उस युद्ध की शैली सुन लीजिए, चल क्या रहा है। और जाहिर सी बात है कि जो चल रहा है, यहां आपको यह प्रतीत होगा कि स्वाधीनता आंदोलन में निराला क्रांतिकारियों के साथ हैं, क्योंकि उस समय एक जोरदार बहस चल रही थी। भगत सिंह वाली धारा, है ना, या गदर पार्टी बाहर से उससे पहले तक एक्टिव थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन गदर पार्टी भी शिथिल होने लगी थी 36 तक। और कोई बड़ी घटना, है ना, नहीं चल रही थी राजनीति में, है ना, एक शिथिलता थी 30 से लेकर के आप कह सकते हैं, या भगत सिंह की फांसी के बाद से राजनीति में, कांग्रेस की भी राजनीति में एक शिथिलता थी, बहुत उठापटक नहीं थी, बहुत चहलकदमी नहीं थी। उस दौर में निराला, मेरी यह धारणा है उस कविता को लेकर के और उन पंक्तियों को लेकर के, कि निराला जैसे भगत सिंह की उस स्मृति को ताजा रखे हुए हैं। और देखिए, युद्ध में उतरा हुआ कवि है, युद्ध प्रिय कवि नहीं है, युद्ध में उतरे हुए कवि हैं। युद्ध प्रिय नहीं है उनको, लेकिन युद्ध उन पर थोपा गया है और वह उसकी भरपाई के लिए कवि उतरता है। आज का, जब वो कहते हैं ना, और कविता फ्लैशबैक में जाती है, आपके अध्यापकों ने बताया होगा और आप पढ़ेंगे आज का, और कविता कैसे गति पकड़ती है, कैसा युद्ध होता है, कैसा संग्राम होता है प्रचंड। एक एक कंट्रास्ट पैदा किया है ना विषमता कविता में। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह विच्छुरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। 18 पंक्तियों पर वाक्य समाप्त किया है।
जिसके लिए आलोचना हुई, केंचुआ छंद और रबर छंद कहा गया इस कविता को, आलोचकों ने कहा फिर इस कविता को, इस महान कविता को। और मैं कहता हूं आप लोगों को आज एक बात बताता हूं कि निराला मुस्कुरा रहे होंगे अपने समय के आलोचकों पर, इसलिए कि उन्होंने कोई नया प्रयोग नहीं किया है। आप चले जाइए गीतावली में और विनय पत्रिका में, कम से कम आपको इस तरह के 20 छंद मिलेंगे और लगभग 70% शब्दावली उन 20 छंदों से निराला ने ली है और तुलसीदास ने लिखा है, और वही 18 पंक्तियां आपको मिलेंगी उन छंदों में। बस निराला ने यह किया है कि तुलसीदास के यहाँ यह छंद थोड़ा शिथिल है, क्योंकि एक युद्ध का वर्णन कर रहे थे, तो इसमें एक जो है ना गति, एक मोमेंटम डाल दिया कविता में, एक त्वरा डाल दी। मुस्कुराता होगा वह कवि जो लांछन लगे थे उसके ऊपर, लेकिन क्योंकि हम आजादी पर बात कर रहे हैं और स्वाधीनता आंदोलन पर, तो आप देखेंगे कि राम और रावण के संग्राम के जरिए, है ना, यह बात वो संघर्ष को दिखला रहे हैं इन पंक्तियों में। राम कमतर थोड़े प्रतीत हुए हैं। कमतर क्यों प्रतीत हुए हैं? भगत सिंह की मृत्यु हो गई है, उस क्रांतिकारी धारा थोड़ी मंद हो गई है, जिसको हमारे कुछ इतिहासकारों ने क्रांतिकारी, है ना, या है ना, क्रांतिकारी आतंकवाद कहा है। बहुत खेद, बहुत दुख होता है इस शीर्षक को पढ़ करके, है ना, अफसोस होता है उन इतिहासकारों पर कि आतंकवाद, उग्रवाद जैसा शब्द आप कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं, है ना, इनके कार्यों के लिए। आपके पास शब्द नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिए, लेकिन इन शब्दों के प्रयोग से बचिए। और जैसा मैंने कहा कि 30 से लेकर के, या भगत सिंह 31 से लेकर के 36 तक, 35 तक बहुत शिथिलता थी आंदोलनों की, तो आगे जाइए इसी कविता में, है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा, क्या है, भूधर जो अप्रतिहत गरज रहा अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई राह नहीं दिखाई दे रही है आजादी की, निराशा है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। अमानिशा अंधेरी रात है, अंधेरा है चारों तरफ, राह नहीं सूझ रही है, हवा भी खामोश है, अम्बुध विशाल समुद्र पर किसका शासन है, अप्रतिहत निरंतर गरज रहा है अम्बुध विशाल, सागर समुद्र गर्जना कर रहा है, तो कहते हैं कि समुद्र की लहरों पर अंग्रेजों का शासन है, अंग्रेजों के प्रतीक के रूप में। भूधर जो ध्यान मग्न, और हमारा प्रहरी हिमालय खामोश है, भूधर कहते हैं ना कि हमारा प्रहरी है हिमालय। प्रसाद जी ने प्रयुक्त किया है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, बार बार हम कविता में ले आते हैं अपने गौरव का बखान करने के लिए। कह रहे भूधर जो ध्यान मग्न, हताश तो नहीं बताया, निराशा जरूर है लेकिन ध्यान मग्न है, सोच रहा है भूधर, केवल जलती मशाल, थोड़ी बहुत जो उम्मीद थी ना उनको, वो बाहर से संचालित हो रही मशाल किसका प्रतीक था? गदर पार्टी का। मशाल जो है वह गदर पार्टी का प्रतीक था, प्रतीक चिन्ह था, और बाहर से संचालित हो रही, है ना, हालांकि वो भी बहुत मंद हो गई थी, लेकिन फिर भी वहां से थोड़ी उम्मीदें उनको दिख रही थी। केवल जलती मशाल, उस मशाल से। और निराशा के गहन क्षणों में भी कवि क्या करता है ना, तमाम कठिनाइयों के बीच मनुष्य की जो जिजीविषा शक्ति है ना, एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है, एक रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता कैसा है? वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता दैन नहीं जानता विनय। मन दो होते हैं भाई, सूरदास ने तो कहा है कि एक ही मन होता है, ऊधो मन न होत 10-20, एक हो तो एक ही है। सूरदास ने तो एक कहा है, निराला कह रहे हैं दो मन है। आधुनिक काल का कवि है ना, तो कहता है कि मनोविज्ञान से थोड़ा वह परिचित है, तो कहता है ना, वह एक और मन, मनुष्य के भीतर दो वृत्तियां होती हैं, आशा और निराशा की।
तो वह एक और मन रहा राम का जो न थका। थका नहीं वह मन, आशावादी मन थकता नहीं है भारतीयों का, वह फिर युद्ध में उतरता है। स्वाधीनता आंदोलन की कविताओं में एक और चीज आप देखेंगे कि ये है ना, और पूरी राम की शक्ति पूजा पूरी तरह से आप देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन में रची पकी कविता है। वही जो सामाजिक जागरण वाली भावना थी भारतेंदु युग की, और जो चली आई स्त्री जागरण के जरिए होते हुए द्विवेदी युग से छायावाद में, जिसका जिक्र मैंने पीछे किया था, वह देखिए निराला के यहाँ कैसे आती है, थोड़ा मुखर रूप में आती है। सामाजिक भावना, सामाजिक जागरण की बात, सामाजिक मुक्ति की बात, है ना, कैसे? तो वह आती है, आज अमीरों की हवेली होगी गरीबों की पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे किस्मत का ताला। कैसे? शिक्षा से। अमीरों की जो ये हवेलियां है ना, आज अमीरों की हवेली होगी गरीबों की पाठशाला। स्वाधीनता राजनीतिक तो होगी, लेकिन सामाजिक स्वाधीनता कैसे होगी? तो सामाजिक स्वाद, कुकुरमुत्ता पर चले आइए, गुलाब के सामने कुकुरमुत्ता को कैसे खड़ा किया है। वह जो सामाजिक भावना है, और उसकी एक परंपरा है। मैं कह रहा हूं ना कि एक सामाजिक जागरण की, एक सामाजिक चेतना की, सामाजिक मुक्ति की एक परंपरा है, भारतेंदु युग से लेकर के आप चले आइए छायावाद तक। और उसके बाद तो कहना ही नहीं है। फिर मैं वो नागार्जुन का और केदारनाथ अग्रवाल का उल्लेख थोड़ा सा कर दूंगा, और बाद के कवियों का आप जानते हैं, है ना, उतना समय भी नहीं है, 1 घंटा तकरीबन होने जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं? आज अमीरों की हवेली होगी गरीबों की पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे किस्मत का ताला। किस्मत कहां बंद है? अज्ञान में बंद है। ज्ञान प्राप्त करेंगे, किस्मत खुल जाएगी। इसी ज्ञान की लड़ाई जो पीछे उसी भारतेंदु युग में चले जाइए तो दूसरे प्रदेशों में सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, ये लोग लड़ रहे थे। एक लंबी, है ना, सामाजिक मुक्ति की यह एक परंपरा है। और यह भी हमारे स्वाधीनता आंदोलन की महत्वपूर्ण थाती है। राजनीतिक आंदोलनों पर सिर्फ मत केंद्रित होइएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसकी अंतर्धारा हिंदी कविता में है, जो कि राजनीतिक धारा से मैं मानता हूं कि उतनी ही महत्वपूर्ण है, कमतर तो कतई नहीं है वो। बल्कि राजनीतिक मुक्ति हमें मिल गई, सामाजिक मुक्ति के लिए अभी कविता को बहुत कुछ करना है, साहित्य को बहुत कुछ करना है, और साहित्यकारों को वह लड़ाई अभी बाकी है, वह संघर्ष अभी शेष है। सबसे अंत में एक कविता का उल्लेख मैं करूंगा, और एक आंदोलन का, जिसको कि अमूमन भूमिकाओं में मिनिमाइज किया जाता है, उसका, नौसेना विद्रोह का। नौसेना विद्रोह पर केदारनाथ अग्रवाल ने एक खंड काव्य लिखा है। बंबई आल्हा का रक्त स्नान, संभवतः यह शीर्षक है। आल्हा छंद में लिखा है। आल्हा छंद आप जानते होंगे, कामायनी का जो आरंभ है वह आल्हा छंद में है, और जगनिक ने इस छंद को लिखा था। तो परमाल रासों में, तो हरियाणा में तो शायद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आल्हा खूब गाया जाता है। और चूंकि यह ओजपूर्ण है, वीरता को बताने वाला है, तो युद्ध संबंधी जो कविताएं होती हैं उनमें इस छंद का प्रयोग किया जाता है। तो कामायनी भी आल्हा छंद में आरंभ जब होता है तो, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भींगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। यह छंद है। नौसेना विद्रोह पर छंद खंड काव्य लिखा है कि कैसे नौसैनिकों ने विद्रोह किया, और उनके उस संग्रह पर सबसे कम चर्चा होती है। फिर एक कवि, प्रगतिवादी कवि, क्रांतिकारी धारा को फिर उतारता है। कहते हैं लोग कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बाद जो है वो क्रांतिकारी धारा लगभग समाप्त सी हो गई, तो वह धारा समाप्त नहीं हुई। नौसेना विद्रोह पर लिखी हुई उस कविता में देखिए, और
कहते हैं ना, प्रगतिवाद के बारे में अमूमन यह कहा जाता है कि वह मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित धारा है और उसके भीतर राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव थोड़ा कम मिलेगा। बिल्कुल कम नहीं है। अगर इस खंडकाव्य को आप पढ़ेंगे तो एक अकेला खंडकाव्य जो है आपकी सारी भ्रांतियों का निराकरण कर देगा।